Hello and welcome as we advance our discussion on layouts to the next level. In last lecture when we met, we talked about essentials of a good layout, characteristics of a good layout, कि एक अच्छे layout के अंदर क्या characteristics होनी चाहिए जब मैं उसको कहूँगा कि हाँ ये layout अच्छा है, हाँ ये layout efficient है. तो last lecture में we talked about that. In today's lecture we will talk about types of layouts, कि layouts कितनी तरह के हो सकते हैं. उन लेआउट्स को अपन डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि मैं देख के बता सकूं कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा लेआउट अच्छा रहेगा. कि अगर मेरा ये लेवल ऑफ ऑपरेशन है, इतना बनाऊंगा, इतना ज़्यादा बनाऊंगा, तो कितनी क्वांटिटी के हिसाब से कौन सा लेआउट बेटर है, कौन से प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा लेआउट बेटर है. तो टुडे विल टॉक ऑन सच इश्यूज. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट लेआउट्स, हम क्या करेंगे आज. सबसे पहले तो क्या आता है, फैसिलिटी लोकेशन. प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर हम स्कोप की बात करें तो सबसे ऊपर क्या आता है, फैसिलिटी लोकेशन, कि कहां पे बनाया जाए, घर कहां बनाया जाए, फैक्ट्री कहां बनाई जाए. तो एट टॉप लेवल क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट जो होता है वो होता है फैसिलिटी लोकेशन. सेकंड लेवल पे होता है फैसिलिटी लेआउट. फिर होता है प्रोडक्शन प्रोसेस. इस तरह से अगर हम स्कोप ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो एक एक करके हम ऐसे ऐसे काम करते जाएंगे. फॉर नाउ अगर हम ब्रेक लेते हैं तो इसकी तो हमने बात कर ली कि सबसे पहले तो हमारे को क्या चाहिएगा, लोकेशन चाहिएगी. लोकेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख लिया. अब हम लेआउट की बात कर रहे हैं कि कैसा नक्शा हो. हमने एक प्लॉट ले लिया, अब इस पे कैसा नक्शा बनाया जाए सो दैट हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि मैं जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूं वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके, सबसे कम कॉस्ट के अंदर बन सके. उस तरह का अब हम लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे. यहां पे अब एक छोटा सा गड़बड़ आ जाती है कि जब तक मेरे को ये नहीं पता है कि मैं जो चीज़ मैं बनाऊंगा वो कैसे बनेगी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या मैं लेआउट बना सकता हूं. क्या मैं एक बहुत अच्छे इंजीनियर को बुलाता हूं और कहता हूं कि मेरे लिए एक लेआउट डिज़ाइन कर दो, मेरे लिए एक नक्शा बना दो, और मैं उसको ये ना बताऊं कि मैं बनाने वाला क्या हूं, स्टोरेज किस तरह की होगी. मैं उसको बीकानेर के अंदर बुलाता हूं, राजस्थान के अंदर बुलाता हूं और कहता हूं कि लो मेरे लिए एक लेआउट बना दो, बेस्ट फैक्ट्री पॉसिबल बना दो, वो बना देगा. फिर मैं उसको कहता हूं मेरे को ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, तो ये तो सारा गड़बड़ हो गया. ऑयल एक्सट्रैक्शन बीकानेर में कहाँ होने वाला है. इसका मतलब हुआ क्या कि मैंने उसको प्रोडक्ट नहीं बताया, उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसको प्रोसेस नहीं पता है, तो वो मैप तो किसी और चीज़ का बना देगा. चलिए हम ऑयल एक्सट्रैक्शन को हटा देते हैं. मैं किसी को कहता हूँ कि आओ यार मेरे लिए एक लेआउट बना दो, और मैं उसको बताऊँ नहीं क्या बनाना है. राजस्थान के अंदर ही मेरी फैक्ट्री सेटअप होएगी, बेस्ट पॉसिबल फैक्ट्री लेआउट बनाओ, वो बना देगा. अब उसने तो पता नहीं क्या सोच करके बनाया होगा, और फिर मैं वहाँ आकर के कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे खेती करनी थी, उसके लिए लेआउट चाहिए था. तो उसने तो बिल्डिंग्स बना दी, उसने तो कमरे बना दिए, उसने तो जनरेटर रूम बना दिया, उसने तो डायरेक्टर्स बोर्ड रूम बना दिए. आपको तो खेती करनी थी यहाँ पे, आपको तो यहाँ पर आकर के कारपेंट्री करनी थी. तो इसका मतलब पहले मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो कैसे होगी, क्योंकि हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. हमारे घर में कितने मेंबर हैं, हम कह देते हैं कि यार मेरे लिए एक मैप बना दो. अब वो मैप कैसे बना देगा, आप उसको कॉलोनी बताइए, आप उसको बताइए कि हमारे घर का फेस किस तरफ रहेगा, हमारे घर में कितने जने हैं, जो ये हमारे मेहमान होते हैं उनका आने का रेट क्या रहता है, कितने टाइम में कोई जन आता है जब कितने जने आते हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से गेस्ट्स आते हैं तो वो गेस्ट रूम बनाएगा. अगर कोई साल 2 साल में एक जना 2 जने आते हैं तो वो अलग तरह से करेगा. इसका मतलब मैं क्या करूँगा उस घर में, कैसे यूज़ होगा, ये उसको बताना पड़ेगा. देन ओनली ही कैन प्रिपेयर अ लेआउट. तो इसका मतलब मेरे को प्रोडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी तो मैं लेआउट बना पाऊंगा कि मैं वहाँ क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा. तो इसलिए फॉर टुडेज सेशन हम क्या करेंगे, हम फैसिलिटी लेआउट और प्रोडक्शन प्रोसेस इन दोनों को साथ में ओपन अप करेंगे, क्योंकि जब यही नहीं पता है तो फिर फैसिलिटी लेआउट पे हम जा नहीं सकते. और एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस समझ में आ गया है तो उसी के आगे हम लेआउट फिक्स कर दें तो वो हमारा लेआउट समझ में आ जाएगा. लाइक क्या मतलब हुआ,
असेंबली लाइन प्रोसेस। अगर आप असेंबली लाइन प्रोसेस से अपना प्रोडक्शन करेंगे, आपकी फैक्ट्री में असेंबली लाइन यूज होएगी, तो उसका लेआउट किस तरह का होगा? असेंबली लाइन लेआउट कह लीजिए, असेंबली लेआउट कह लीजिए। इसका मतलब अगर मेरे को प्रोसेस से समझ में आ गया तो मेरे को लेआउट्स ऐसे समझ में आ जाएंगे। और क्या हो सकता है? दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो जॉब शॉप लेआउट। अब अगर आपका जॉब शॉप प्रोसेस से अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन जॉब शॉप है, जॉब शॉप प्रोडक्शन प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उसका लेआउट क्या हो जाएगा? जॉब शॉप लेआउट। इसका मतलब अगर हमारे को प्रोसेसेस समझ में आ गए तो लेआउट्स भी समझ में आ जाएंगे। तो आज हम इन दोनों को साथ में ओपन अप करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से चल रहे हैं। अब इनको समझने के लिए, इनको ओपन अप करने के लिए हम क्या करेंगे? दो एक्सट्रीम एंड्स की बात करेंगे और फिर जो कुछ होगा वो इनके बीच में होगा या इनका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो वो दो एक्सट्रीम एंड्स अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएंगे हमारे लिए? एक एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट लेआउट, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे मेरे पास आ जाएगा प्रोसेस लेआउट। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स हो गए कि एक तरफ आपके पास प्रोडक्ट लेआउट है और दूसरी तरफ आपके पास प्रोसेस लेआउट है। बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें हैं ये। तो अगर हम इनको समझ पाएंगे तो हम आगे अपना काम कर सकेंगे। तो प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट। अच्छा, इसके जो दूसरे नाम हम देख सकते हैं कहीं पे जो हमारे को मिलेंगे, तो इसका दूसरा नाम आपको मिल सकता है असेंबली लेआउट। इसका दूसरा नाम आपको मिल सकता है चॉप शॉप लेआउट। तो इसका मतलब अलग अलग बुक्स, अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग कंट्री के हिसाब से नाम हो सकता है इनके चेंज हो जाएं। ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लेआउट्स। हमारा आज का टॉपिक तो टाइप्स ऑफ लेआउट्स है, लेकिन समझने के लिए हम प्रोसेसेस को भी साथ में ही समझ रहे हैं। इनफैक्ट हम डिस्कशन तो प्रोसेसेस से ही शुरू करेंगे। तो जो दो हमने यहाँ देखे हैं वो क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट लेआउट हो सकता है या प्रोसेस लेआउट हो सकता है। नाम दूसरे अगर आप देखोगे दूसरी बुक्स के अंदर, अलग अलग बुक्स में, तो असेंबली लेआउट नाम मिल सकता है, जॉब शॉप लेआउट मिल सकता है। अब अगर हम इसके आगे देखें कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये किस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है असेंबली लाइन प्रोसेस और ये यूज़ होता है जॉब शॉप प्रोसेस। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि असेंबली लाइन प्रोसेस से बनता है, ये प्रोसेस क्या है ये अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। असेंबली लाइन प्रोसेस से बनता है तो वो कौन सा यूज़ करेगा? प्रोडक्ट लेआउट या असेंबली लेआउट। उसका जो लेआउट होगा, उसका जो डिज़ाइन होगा कि फैक्ट्री कैसी रहेगी, उसको हम या तो प्रोडक्ट लेआउट कह देंगे या असेंबली लेआउट। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो जॉब शॉप प्रोसेस से बनता है तो उसका जो डिज़ाइन होगा उस फैक्ट्री का, उस सेटअप का, उसको हम या तो प्रोसेस लेआउट कह देंगे या जॉब शॉप लेआउट कह देंगे। अब बिफोर वी प्रोसीड विद आवर डिस्कशन, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखने चाहूँगा कि ये कहाँ यूज़ होता है। ये यूज़ होता है थिंग्स लाइक कारपेंट्री या टेलरिंग। इन जगहों पे अगर हम देखेंगे तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, अब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कौन सा क्या होता है। इमेजिन करके देखिए कि जहाँ टेलरिंग हो रही होती है, जहाँ कारपेंटरिंग हो रही होती है, जो खाती होते हैं, सुथार होते हैं, जो हमारा ये दरवाज़ा बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, हमारे लिए एक पूरी वुड वॉल तैयार कर देते हैं जिसमें हम टेलीविज़न का कैबिनेट बना लेते हैं, स्पीकर्स लगवा देते हैं। कारपेंट्री, सारा कपड़ा जो बनता है वो टेलरिंग। हाँ, टेलरिंग के अंदर या जो कपड़े की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें,
अगर हम समझना चाहते हैं, अगर हम प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो यहाँ जो आप टेलरिंग इमेजिन कर रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से लोग बैठते हैं, कितने लोग बैठते हैं, तो अगर आप उसको इमेजिन कर रहे हैं तो हम इसको रेडीमेड गारमेंट्स में ना ले जाएं, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होता है। इवन कारपेंटरी की भी अगर बात करें तो आप इनको ब्रांडेड जो हमारा फर्नीचर है उसमें ना ले जाएं, क्योंकि ब्रांडेड फर्नीचर का प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। इन दोनों में जब मैं बात कर रहा हूं तो ये कौन से कर रहा हूं कि हमारे लेवल पे जो हम दुकान पर देखते हैं और जाकर के कुछ भी ऑर्डर देके बनवा लेते हैं, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो ब्रांडेड वाला ना देखें जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, उसको देखें जो अपने आसपास होता है कि हमने एक ड्रेस ली, ऑल्ट्रेशन के लिए किसी को दे दी, हमने कपड़ा लिया किसी को सूट बनाने के लिए दे दिया, उस लेवल का हम इमेजिन करें। कारपेंटरी है तो हमारे घर में जो हमने वुड वर्क कराया, हमारे घर के लिए जो फर्नीचर बनवाया, उसको इमेजिन करें। उस ब्रांडेड वाले को इमेजिन ना करें कि जहाँ पे हमारी कंप्यूटर की टेबल्स आती हैं तो वो थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स आ रही हैं, वो नहीं। हम वो इमेजिन करें जो हमारे सामने बनता है। तो इसका अगर केस करना है समझने के लिए तो वो वाला इमेजिन करें। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस तरह का रहेगा, कार्स जब मैं कह रहा हूँ तो ऑटो हो गया, कार्स भी आ जाएंगी, बाइक्स भी आ जाएंगी, न्यूज़पेपर्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब मैं जब एंड बोल दिया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट है, मतलब इस तरह की कुछ चीज है। अब बिफोर वी प्रोसीड विद दिस डिस्कशन, आप एक बार के लिए यही कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज कि इस वीडियो को पॉज कर दें और इस वीडियो को पॉज करके इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने न्यूज़ में, ऐड में, फोटोज़ के अंदर इसको भी देखा होगा। इसको तो हमने लाइव देखा हुआ होता है, मार्केट जब हम जाते हैं, कहीं पे भी किसी से टकराएं, कहीं काम होता हुआ देखा है तो आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार पॉज करें एंड इमेजिन कि ये दो किस तरह के सेटअप्स होते हैं। अगर वो चीज़ें हमारे को समझ में आ गई तो फिर आगे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको वो ऑलरेडी पता होगा। तो इमेजिन दीज टू केसेस कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। नाउ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर आइडिया आया होगा, तो लेट अस कंपेयर दीज टू। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आपने वाकई में ईमानदारी से इसको पॉज करके थोड़ा इमेजिन किया है कि हाँ ये डिफरेंस होता है, यहाँ ऐसे काम होता है, यहाँ ऐसे काम होता है, तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। लेट अस से हम यहाँ पे ले लेते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स या बेसिस फॉर कंपैरिजन, कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे हम। तो किस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो पहला बेसिस लेट अस से मैं ले लेता हूं स्केल। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस रह जाए। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो किस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना बनाया जाता है, एक दिन में कितना बनता है। न्यूज़पेपर्स एक दिन में कितने बनते हैं, थाउजेंड्स, बड़े सेटअप्स हैं तो लैक्स। क्या बोला है आपको, मार्केट का इमेजिन कीजिए। ड्रेसेस एक दिन में कोई भी जना कितनी बना लेता है, एक दिन में कोई भी जना कितनी चेयर्स, कितनी टेबल्स, कितना फर्नीचर का काम हमारे लिए कर देता है। यू कैन इमेजिन। तो अगर मैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहूँ तो वुड इट बी राइट टू से कि यहाँ जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा है, वेरी, इज इट अप्रोप्रिएट टू से कि वेरी लो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत ही कम बनाया जाता है। और अगर मैं यहां पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहूंगा तो वो कैसा होगा, वेरी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, लैक्स, थाउजेंड्स बनती है। ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्वाइट लो, बहुत कम होता है, और यहां पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सामान बनाया जाता है।
राइट। तो ये हुआ हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हम लेते हैं, लेट अस से वी नीड डिफरेंट कलर्स, इन्हीं को इंटरमिंगल कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका एक मिलता जुलता ऑपोजिट, मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है कस्टमाइजेशन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की जब हमने बात की तो इसमें आप खुद अब इमेजिन कर सकते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, यू योरसेल्फ कैन इमेजिन कि हाँ इसके अंदर बहुत लो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है और इसके अंदर बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर यूनिट पिछली यूनिट जैसी हो। मैं कोई भी 2 यूनिट उठा के देख लूं वो बिल्कुल एक जैसी हो। 2 फ्रेंड्स ने बाइक्स ली, मैंने शोरूम से एड्रेस निकाला कि ठीक है इन दोनों के यहाँ जाता हूं, इन दोनों ने आज बाइक्स लिए यहां से बनी हुई, चेक करता हूं। उन बाइक्स को आप चेक करके देखिए, स्पेसिफिकेशंस देखिए, लेंथ देखिए, कर्व्स देखिए, कलर देखिए, क्या वो दोनों बाइक्स एकदम सेम होंगी या नहीं होंगी, परफेक्ट सेम होंगी या नहीं। एकदम नई गाड़ी अगर वो हम पार्क कर दें दोनों जनों की, चलिए अभी तक वो घर भी नहीं ले गए, उन दोनों ने शोरूम से गाड़ी पसंद की और बाहर रख दी उनकी कि ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, क्या वो दोनों जने इवन ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि मेरी कौन सी गाड़ी है? एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होगी। क्या न्यूज़पेपर जब हम लेते हैं तो उस न्यूज़पेपर में ये चेक करने की ज़रूरत है क्या कि इस न्यूज़पेपर को चेक कर लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसका पेपर अच्छा हो, क्या पता इसके अंदर आर्टिकल्स अच्छे हों, न्यूज़ अच्छी हो। अगर आप एक न्यूज़पेपर ले रहे हो, अगर आप एक ब्रांड का न्यूज़पेपर ले रहे हो, राजस्थान पत्रिका ले रहे हो, दैनिक भास्कर ले रहे हो, हिंदू ले रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहे हो, दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल। आप पहला न्यूज़पेपर ले लो, 10th न्यूज़पेपर ले लो, उनके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब व्हेन आई टॉक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि एवरी सिंगल यूनिट जो निकल रही है वो बिल्कुल सेम हो। तो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो कहां पे ज्यादा होगा स्टैंडर्डाइजेशन? देयर विल बी वेरी हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जबकि अगर मैं यहां बात करता हूं तो वेरी लो डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सेम साइज हम बोल देते हैं, सेम कपड़ा दे देते हैं कि ये 2 शर्ट्स बिल्कुल सेम साइज के बनाना, लेकिन वो शर्ट जब आप देखोगे तो हो सकता है 1 mm का, हो सकता है 2 mm का, सेंटीमीटर इज दिस बिग, 1 mm इज दिस बिग, आपको पता भी नहीं पड़ेगा 1 mm, लेकिन हो सकता है उसके अंदर वो डिफरेंस आ जाए। तो इसका मतलब एक यूनिट दूसरी यूनिट में डिफरेंस आएगा। 10 दिन बाद में जाकर के कहता हूं कि आपके पास वो वाला मेजरमेंट पड़ा है, आपके पास वो वाला डिजाइन पड़ा हुआ है, मेरे को एक स्टूल और बना दीजिए, मेरे को एक ड्रेस और बनवा दीजिए। उसकी मेजरमेंट उसके पास है, कपड़ा उसको ध्यान है क्या था, लेकिन अब जब वो बनाएगा 10 दिन बाद, डेफिनेटली वो थोड़े से अलग हो ही सकते हैं। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्डाइजेशन इज एवरी यूनिट मीटिंग अ स्टैंडर्ड। जो बना दिया गया है, जो तय कर दिया गया है, हर यूनिट उस स्टैंडर्ड की है। वेरी हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और अगर हम इधर आ जाते हैं, वेरी लो डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, अगर आपने 2 शर्ट्स आज बनवाए हैं तो हो सकता है वो थोड़े बहुत बराबर हो, थोड़े बहुत सेम हो, क्योंकि उसने दोनों कपड़े सेम कट कर दिए होंगे, साथ में कट कर दिए होंगे। लेकिन इफ़ यू ऑर्डर द वेरी सेम थिंग 15 days हैंस, हो सकता है अब जो वो स्टूल बनाएगा, हो सकता है अब जो वो कपड़ा बनाएगा वो अलग हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें कि एवरी सिंगल यूनिट बीइंग सिमिलर, काफ़ी लो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन इन जॉब शॉप। असेंबली लाइन की बात करते हैं या असेंबली लाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो बहुत हाई। राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोसेसेस। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो किस पे चल रहा है? प्रोसेसेस पे। हालांकि हमारे को जाना लेआउट पे था, लेकिन अनलेस वी अंडरस्टैंड प्रोसेसेस, लेआउट पे जाना लॉजिकल नहीं है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोसेसेस, और इन प्रोसेसेस से स्मूथली हम कहां चले जाएंगे कि इस प्रोसेस के लिए कौन सा लेआउट चाहिए, वो उसका लेआउट हो जाएगा। कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या था? एवरी सिंगल यूनिट बीइंग सेम, आज बन रही है चाहे 10 दिन बाद बन रही है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या है? एवरी सिंगल यूनिट बीइंग डिफरेंट। क्या मैं अपनी इच्छा से उसको कस्टमाइज करवा सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 2 जो आप स्टूल्स बना रहे हो, ये दोनों बिल्कुल सेम बनाओ, लेकिन इनके ऊपर जो कवर लगेगा या इनके ऊपर जो पॉलिश होगी या जो इनके ऊपर पेंट होगा वो अलग कर देना, एक में व्हाइट कर देना, एक में ब्लैक कर देना। इज इट पॉसिबल?
डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर हम यहाँ बात करते हैं फर्नीचर की, अगर हम ड्रेस की बात करते हैं कि बिल्कुल सेम शर्ट्स बना देना, एक में काले बटन लगा देना और एक में वाइट बटन, वो डेफिनेटली लगा देगा। उसको तो हाथ से लगाने 6 बटन 8 बटन, वो एक में काला लगा देगा, एक में सफ़ेद लगा देगा। तो कस्टमाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। जबकि अगर हम इधर आ जाएं तो कस्टमाइजेशन होता है क्या? क्या मैं आज जो पेट्रोल ले रहा हूं 10 दिन बाद जाकर के पेट्रोल लूंगा, 3 महीने बाद जाकर के पेट्रोल लूंगा, क्या वो पेट्रोल अलग होगा? सेम पेट्रोल निकलेगा। जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी माइलेज मिलेगी वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। बाइक्स की बात कर लो, एक जने ने आज ली है और उसने क्या किया, बुक करा करके रख दी लेकिन पिकअप नहीं की। कोई जना 6 महीने बाद ले रहा है और उसकी भी बाइक वहीं पे पड़ी हुई है। क्या दोनों बाइक्स में कुछ डिफरेंस आएगा? अनलेस कोई मॉडल चेंज आया है, वो अलग बात है। अगर सेम मॉडल की सेम बाइक है तो वो दोनों बाइक्स बिल्कुल सेम दिखेंगी। तो इसका मतलब अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करता हूं, क्या वो बाइक मेरे कहने से अलग बना देगा? यहां तो उसने मेरे कहने से बटन्स अलग लगा दिए, यहां तो स्टूल पे उसने पेंट अलग कर दिया। क्या मैं कह देता हूं बाइक अलग बना दो, वो बाइक अलग थोड़ी बनेगी। बाइक्स तो मशीन से बनती है, स्टैंडर्डाइज्ड ही बनेगी। क्या मैं कह देता हूं कि नहीं मुझे तो कॉमेडी न्यूज़पेपर चाहिए, मुझे तो थोड़ा फन चाहिए, लाइवली चाहिए, तो मेरे को ये न्यूज़ मत दो, पॉलिटिकल मत दो। न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर आएगा। आपको अगर चेंज करना है तो आप ब्रांड चेंज कर लीजिए, आप न्यूज़पेपर की जगह दूसरी मैगजीन देख लीजिए। लेकिन इस न्यूज़पेपर में मेरे कहने से कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इधर आ रहा हूं, मैं कह देता हूं कि नहीं मेरे को थोड़ा पतला पेट्रोल दे दो, नहीं मेरे को एनर्जी वो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं चाहिए, मेरे को पावर एफिशिएंसी चाहिए, वो मेरे कहने से नहीं होगा। वो तो जो पेट्रोल आ रहा है वैसा ही पेट्रोल आएगा। इसका मतलब इफ वी टॉक ऑफ कस्टमाइजेशन दैट आई कैन डिमांड फॉर, उस कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो किस तरह का रहेगा? वेरी हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। एवरी सेकेंड यूनिट आप ऑर्डर कर सकते हो। कारपेंटर्स का इमेजिन करो, कहीं पे भी 2 वुडन वर्क हम सेम नहीं देखते। किसी के भी घर में, किसी के घर में 2 सोफा सेम नहीं देखते, किसी के घर में डोर विंडो सेम नहीं देखते। विंडोज़ का अगर वो कर्व आर्क सेम है तो साइज़ अलग होगा, नंबर ऑफ विंडोज़ अलग होंगी। एक फ्रेम के अंदर कोई जना 4 पल्ले लगवा देगा, कोई 2 ही लगवाएगा। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन, एवरीबडी इज कस्टमाइजिंग इट। मेरे को यही चेयर्स चाहिए लेकिन इसमें ये जो फ्लैट है, एक जने का बैक चेयर का इस तरह का है, दूसरा कह देता है कि मेरे को इस तरह का चाहिए। तो सेम हाइट की चेयर्स हैं, सिटिंग एरिया सेम है, लेकिन जो टॉप है एक का फ्लैट है और एक का कर्व है या पॉइंटेड है। तो सब जने अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करवा लेते हैं। तो इसका मतलब व्हेन वी कम टू जॉब शॉप, वेरी हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। जबकि अगर हम इधर चले जाते हैं, वेरी लो या इनफैक्ट इन अ सेंस वी कैन से नो कस्टमाइजेशन। ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम केस हो जाएगा कि नो कस्टमाइजेशन। कुछ केसेस में हम थोड़ा कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर भी हम लेते हैं तो उसमें वेडनेसडे का एडिशन अलग आता है, सैटरडे का एडिशन अलग आता है। उस एडिशन को अगर लेना है तो वो 1 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। तो सब जनों का न्यूज़पेपर 3 रुपये का आएगा डेली का, लेकिन अगर आपने वेडनेसडे और सैटरडे का वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वेडनेसडे और सैटरडे का आपका 4.5 रुपये का आ जाएगा। तो कस्टमाइजेशन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसमें फिर ये नहीं है कि मेरे को 2 पेज देना और मेरे को 4 पेज देना। तो ऑलमोस्ट नो कस्टमाइजेशन है। बाइक्स के अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, बट बाइक्स में अब कस्टमाइजेशन डालने लगे। कैसे? कि वो एसेसरीज नहीं देते हैं। तो कोई साइड स्टैंड अलग टाइप का लगाता है, कोई अलग लगाता है, कोई रियर व्यू मिरर लगाता है, कोई नहीं लगाता है, कोई अलग लगाता है। तो लिटरली देयर इज नो कस्टमाइजेशन। लेकिन अगर कोई आर्ग्यू करता है तो वी कैन से वेरी लो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, जबकि यहां पे वेरी हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। देन अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आता है? इंटेंसिवनेस। इंटेंसिवनेस कह लो चाहे मेजर इंपॉर्टेंस। जब हम एक यूनिट लेते हैं इस प्रोडक्ट की और जब हम एक यूनिट लेते हैं इस प्रोडक्ट की, तो मेजर इंपॉर्टेंस किसकी होती है? अगर हम कंपेयर करना चाहें,
कि मेन जो रोल प्ले किया गया है, जब मैं यहाँ किसी चीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ या जब मैं यहाँ किसी चीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ का इंपॉर्टेंटली पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड देन विल सी कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेबर इंटेंसिव, और अगर मैं यहां आ जाता हूं तो ये किस तरह की है, कैपिटल इंटेंसिव। तो इंटेंसिवनेस की अगर बात करते हैं तो दीज आर लेबर इंटेंसिव। जॉब शॉप जो प्रोसेस है वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर का एफर्ट लगता है, दिन भर लेबर काम करती है। जबकि इधर आओगे तो कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट डू वी मीन बाय लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव? हम इसको एक इजी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं एक यूनिट का पेमेंट करता हूं, जब मैं 100 रुपया देता हूं, जब मैं 200 रुपया देता हूं, मैं 10,000 रुपया देता हूं, 1,00,000 रुपया देता हूं, तो किस चीज़ का ज़्यादा है उसमें? वो लाख रुपया ज़्यादा कंपोनेंट किसका है? क्या वो लाख रुपए की बाइक जो मैं ले रहा हूं उसमें मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे मजदूरों ने काम किया, बहुत सारी लेबर ने काम किया, या वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि इन लोगों ने जो मशीन्स मंगाई है वो बेस्ट क्वालिटी की मशीन्स मंगाई है? वो ज़्यादा पैसा किस बात का जा रहा है? मशीन का जा रहा है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं? कैपिटल इंटेंसिव होती है। ज़्यादा पैसा इन सब का कहाँ लगता है? मैं भी जो शेयर दे रहा हूँ वो किसका दे रहा हूँ? उनका भी जो ज़्यादा पैसा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? मशीन्स में लग रहा है। न्यूज़पेपर्स बनते हैं, अगर हम रेशियो निकाल के देखें तो इधर आ जाइए आप, कारपेंटरी के अंदर देखिए, 2 कारपेंटर 3 कारपेंटर काम करते हैं दिन भर में, तो वो शाम को आपको 6 स्टूल बना करके दे देते हैं, 6 चेयर्स बना करके दे देते हैं। तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट पे 1 जना काम कर रहा था, अगर मैं रेशियो की बात करूं। जबकि यहां आ जाइए, लैक्स ऑफ न्यूज़पेपर, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, लेकिन अगर उस पूरी प्रेस में देखें तो कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे, 500 जने होंगे, 1000 जने होंगे। अब 1000 जनों ने 1,00,000 न्यूज़पेपर निकाल दिए हमारे लिए, तो इसका मतलब 1 जने ने कितने न्यूज़पेपर निकाल दिए? 100 न्यूज़पेपर निकाल दिए। तो अगर हम लेबर रेशियो देखें तो यहाँ जो लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबर खपती है। 1 जना मिलकर बैठ करके 2 यूनिट बना रहा है, जबकि यहाँ पे 1 जना बैठ करके 100 बना रहा है। अब अगर हम उल्टा रेशियो लें तो यहाँ पे लेबर का रेशियो क्या आ रहा है? पर यूनिट हाफ लेबर लग रही है, जबकि यहाँ पे पर यूनिट 1/100th लेबर लग रही है। 100 यूनिट बन गई 1 जने के नाम पे, 1000 जने हमारी फैसिलिटी पे हैं, 1,00,000 न्यूज़पेपर हमने बनाए, तो इसका मतलब पर यूनिट कितनी लेबर लगी? 1/100। जबकि यहाँ पे पर यूनिट कितनी लेबर लग रही है? 1 जने का आधा दिन लग रहा है, जबकि यहाँ पे 1/100th ऑफ अ डे लग रहा है। तो वी कैन सी कि ये लेबर इंटेंसिव है। मशीन्स की बात करें तो यहाँ की मशीन्स कैसी होती है? लैक्स ऑफ रुपीज़, करोड्स ऑफ रुपीज़। जबकि यहाँ मशीन्स क्या होती हैं? किसी टेलर का अगर हम देखें, किसी कारपेंटर का हम देखें तो क्या है? एक सीजर होगी, एक आरी होगी, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये का इनके टूल्स होते हैं, इनकी मशीन्स होती हैं। दोज आर ऑल्सो मशीन्स। वो मशीन्स कितने की हैं? 100, 200, 500 रुपये की हैं। तो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है। मेजर चंक कहाँ है? यहाँ। जबकि यहाँ पे क्या है? लेबर का इतना बड़ा रोल नहीं है। बड़ा रोल किसका है? कैपिटल इंटेंसिव है। ज़्यादा बड़ा रोल किसका है? पैसे का है। ज़्यादा बड़ा रोल किसका है? मशीन्स का है। फिर अगर मैं देखूँ नेक्स्ट कंपैरिजन, स्किल ऑफ लेबर को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो इस जगह जो लेबर का स्किल चाहिए वो कैसा चाहिए? वेरी हाई चाहिए। जबकि यहां जो हमारे को लेबर का स्किल चाहिएगा वो कैसा चाहिएगा? लो। क्यों लो चाहिएगा? क्योंकि यहां सारा काम तो कौन करने वाला है? कैपिटल करने वाला है। यहां सारा काम तो कौन करने वाला है? मशीन्स करने वाली है। लेबर को तो वहां जाके क्या करना है? बटन ऑन कर देना है, मशीन पे अपना काम चलता रहेगा, उसको सिर्फ मॉनिटर करना है। अगर वहाँ उसको लगता है कि हाँ यहाँ ब्रेकेज हो गई, उसको लगता है कि यहाँ प्रोसेस रुक गया है, तो वो इंटरवीन करेगा, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है। अदरवाइज जो कार बन रही है, अदरवाइज जो न्यूज़पेपर बन रहा है, एडिटिंग हो गई वो अलग बात है। अब जब प्रिंटिंग चल रही है तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कहीं कागज़ का रोल खत्म हो गया, कहीं पे कलर सही नहीं आ रहा, इंक खत्म हो रही है, तो ही विल इंटरवीन, स्टॉप, काम करेगा और छोड़ देगा। उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। उसको बता रखा है कि इस बटन से बंद होगा, ये गैलेंस पड़े हुए हैं, ये इंक डाल देना, वापस ऑन कर देना। तो वेरी लो लेवल ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड। जबकि यहां देखिए आप कितना हाई लेवल ऑफ स्किल होता है। इस हाई लेवल ऑफ स्किल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैन यू कट अ वुडन ब्लॉक। किसी कारपेंटर को अगर आपने कभी देखा होगा तो वो आरी ऐसे चलाता है जैसे कि आप एक कागज़ के ऊपर ब्लेड चला रहे हो, लेकिन उस आरी को आप चलाने की कोशिश कीजिए वुड के ऊपर, वो अड़ जाएगी।
इसका मतलब जो उस लेबर का स्किल है वो बहुत हाई है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कपड़े को सही से काट करके उससे एक ड्रेस बना सकेंगे, तो वेरी हाई स्किल इज रिक्वायर्ड। अगर अब हमारे को ये लग रहा है कि वो बचपन से कर रहा है, जिंदगी भर से कर रहा है, तब वो सीख गया है, इसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड था, तो अगेन इसी बात को हम ध्यान से देखें। यहाँ पे जब हम कोई नया रिक्रूट लाते हैं, उसको 2 दिन के अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि ये देखता रहना, ये सुई जब इससे नीचे आएगी तो सिस्टम को बंद करना, ये इंक डाल देना, ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए, नाउ इज रेडी टू वर्क ओवर देयर। क्या यहाँ पे इज रेडी टू वर्क? यहाँ पे उसको महीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, सालों में कहीं जा कर के हम उसको कहते हैं कि वो जो कारपेंटर होते हैं वो लेवल्स ऊपर चलते हैं। जब एक कारपेंटर्स की टीम आती है उसमें 2-3 लेवल के मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। एक टॉप मोस्ट होगा, फिर उसके नीचे होगा, फिर उसके, तो ये जो हायरार्की चल रही है, जो लैडर चढ़ रहा है, वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तब कहीं जाके वो एकदम टॉप के ऊपर पहुंचता है। तो इसका मतलब स्किल जो चाहिए वो बहुत हाई चाहिए और यहाँ पे बहुत लो चाहिए। हाँ, इस लो के साथ मैं एक और चीज लिख रहा हूं, एक्सट्रीमली हाई। इसका मतलब अगर मैं यहां आ जाता हूं तो स्किल कैसा चाहिए मेरे को लेबर का? ब्रॉडली हाई एंड लो। लेकिन यहां पे कुछ ऐसी भी लेबर होती है जिसका स्किल बहुत एक्सट्रीमली हाई होता है। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो आदमी उसको कार को बनते हुए देखता रहता है, कुछ नहीं करता है। ही हैज टू इंटरवीन जब उस कार के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब बहुत लो स्किल सेट चाहिए। लेकिन उस कार को डिजाइन भी तो कोई कर रहा होगा, वो बहुत ज्यादा हाई स्किल का है, इन लोगों से भी बहुत ज्यादा हाई स्किल का है। वो तो IITs के निकले हुए लोग हैं, वो IIMs के निकले हुए लोग हैं, वो बड़ी बड़े इंजीनियरिंग फर्म्स के साइंटिस्ट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो बहुत लो स्किल सेट के लोग चाहिए, एक एक्सट्रीमली हाई स्किल सेट के लोग भी चाहिए, बट ये बहुत कम होते हैं। 2, 5, 10, 20, 50 जनों की टीम होती है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो लो लेवल के चाहिए वो बहुत सारे चाहिए। फैक्ट्री के अंदर कितनी सारी मशीन्स होती हैं, उन सब मशीन्स पे 1-1, 2-2 आदमी लगे हुए होंगे। जबकि ये इंजीनियर्स हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, एक यूनिट है, वहाँ R&D चल रही है। जबकि उनके जो प्लांट्स के अंदर काम हो रहा है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो हर जगह चाहिएगा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ये लोग भी चाहिए। तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि बहुत सारे लोग जो चाहिए वो तो लो स्किल सेट के चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे चाहिए जो एक्सट्रीमली हाई हैं, इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग चाहिए, इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट चाहिए, इनसे भी ज़्यादा स्किल चाहिए। तो इफ़ वी टॉक ऑन दीज पैरामीटर्स, क्या हो गए? स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमाइजेशन, इंटेंसिवनेस, स्किल ऑफ लेबर, तो हमारे को ये सब चीज़ें मिलती है। फाइन, सो दिस वॉज अ कंपेरिजन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। रिमेंबर वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद टाइप्स ऑफ लेआउट्स, लेकिन अभी हमने टाइप्स ऑफ लेआउट्स की बात नहीं की, अभी रादर हमने बात की है प्रोसेसेस की। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हुए। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड ऑफ कि प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, अब हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और अब हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर इन्हीं प्रोसेसेस के लिए हम लेआउट बनाएं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। क्योंकि ये तो हमारी बात हुई थी कि जो जॉब शॉप प्रोसेस है वो किस तरह का लेआउट यूज़ करेगा, जॉब शॉप लेआउट। असेंबली लाइन प्रोसेस है वो किस तरह का लेआउट यूज़ करेगा, असेंबली लेआउट। तो अब इनको हम कंपेयर भी करके देखते हैं। कंपैरिजन से पहले एक छोटी सी इंसाइट ले लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं कि ये हैं क्या। तो वो देखने के लिए अब हम देखते हैं कि असेंबली लाइन प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस होता है, प्रोसेस कैसा होता है, लेआउट कैसा होता है, दोनों ही बात समझ में आ जाएगी। असेंबली लाइन प्रोसेस किस तरह का होता है कि असेंबली लाइन होती है, लाइन होती है मतलब ये हो गई हमारी असेंबली लाइन। क्या है इस असेंबली लाइन में कि प्रोडक्ट मशीन 1 से शुरू होएगा, यहां से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से एकदम लीनियर इन नेचर होता है। असेंबली लाइन कैसा होता है कि एक जगह से शुरू होएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन न्यूज़पेपर में किस तरह का प्रोसेस होता है, ऐसा ही होता है। कार के अंदर किस तरह का होता है, इसी तरह का होता है। फैक्ट्रीज जो होती हैं,
एक से दूसरी मशीन पे चलता जाएगा। पेन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम पेन्स यूज़ करते हैं, इवन ये पेन है अगर हमारे पास, तो ये पेन कैसे मैन्युफैक्चर होता है, चलता जाएगा, या बॉडी आ जाएगी, इंक आ जाएगी, निब लग जाएगी, ऊपर का स्टिकर लग जाएगा। दिस इज़ हाउ प्रोडक्शन गोज ऑन इन असेंबली लाइन, कि एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी, और कहीं पे भी जंप नहीं है। हाँ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से डायरेक्टली कोई अगर चीप पेन बना रहा हूं, मैं सस्ता पेन बना रहा हूं, 5 रुपए का, 2 रुपए का पेन बना रहा हूं, तो उसमें हो सकता है मैं यहां आऊं और इस मशीन से सीधा यहां चला जाऊं, क्योंकि हो सकता है ये कौन सा एरिया है, पैकेजिंग एरिया है। तो जो कॉस्टली पेन्स हैं उनके लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, पेन बनने के बाद में पैकेजिंग पे भी टाइम लगा रहा हूं। बॉक्स आएगा, बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगेगा, बॉक्स के अंदर पेन डाला जाएगा और फिर वो सेकेंडरी पैकेजिंग में जाएगा। तो हो सकता है कॉस्टली पेन में तो ये रास्ता चल जाए, सस्ते पेन में ये रास्ता चल जाए, बट जो एक पेन में रास्ता लगा है, हर पेन में फिर वही रास्ता लगेगा। तो ये अगर हम देखें तो ये असेंबली लाइन इस तरह से चलती है। होपफुली हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी। फिर अगर हम जॉब शॉप की बात करें तो जॉब शॉप के अंदर ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस ही चलता जाएगा और फिर हम उससे हिल ही नहीं सकते। जॉब शॉप ऑन द कॉन्ट्रेरी कैसा चलता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चलता है। जैसे कारपेंटर्स की बात करें, जैसे कि टेलर्स की बात करें, तो उनके पास कोई बहुत बड़ी लैंड्स, बहुत बड़े सेटअप्स नहीं होते। कारपेंटर्स जब हमारे घर काम करने आते हैं तो कहाँ से बहुत बड़ी लैंड, बहुत बड़ी फैक्ट्री आने वाली है। कारपेंटर जब हमारे घर आता है तो जितनी मेरी फैसिलिटी है, जितने मेरे कमरे हैं, जितनी जगह है, प्लॉट साइज है, उसी में काम करना पड़ेगा। तो वो उस काम के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी लैंड के अंदर वो कटिंग कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स हैं, कटिंग से भी पहले, चलिए कटिंग से भी पहले की अगर मैं बात कर देता हूं, तो हमने क्या कर रखा है, स्टॉकिंग कर रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, यही मेरी स्पेस है, यही मेरा प्लॉट है, यही मेरा मकान है जहां पे मैंने कारपेंटर्स को बुलाया है काम करने के लिए, फर्नीचर करने के लिए। तो पहले तो इसी स्पेस के अंदर, इसी प्लॉट के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉकिंग हो रही है। लकड़ी स्टोर करके रखी हुई है, 6 महीना, साल, 1.5 साल, जितना भी टाइम लगेगा उसको सीजनिंग के लिए, उस सीजनिंग के लिए हमने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है। तो उसी लैंड में, उसी जगह पे अभी स्टॉकिंग चल रही है। फिर क्या होगा, जब काम शुरू होने लगेगा तो हम इस स्टॉकिंग को थोड़ा सा यहां से हटा देंगे, थोड़ा साइड में कर देंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट में कहीं इधर उधर खिसका करके, और फिर हम यहां क्या शुरू कर देंगे, कटिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि जब स्टोर किया था तो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स थे, अब उनको छोटे वुडन ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि हम डिजायर्ड फर्नीचर को तैयार कर सकें। तो अब उस पर क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। फिर क्या होने लग जाएगा, डिजाइनिंग हो रहा है कि अब जब वो वुडन ब्लॉक्स नॉर्मल कट गए हैं तो उनको एकदम प्रॉपर काटा जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। फिर इसी डिजाइनिंग शॉप के अंदर क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे मैं यहां से लेवल्स लाता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं, हो क्या रहा है, मशीन्स अलग अलग आते जा रही हैं। स्टोरेज हो रही थी जब कोई मशीन नहीं लगी हुई थी यहाँ, वो मेरे प्लॉट के ऊपर, मेरे घर के ऊपर लकड़ी स्टोर करके चला गया था। फिर जब वो कटिंग के लिए आया तो बड़ी सारी मशीन लाया, उसे दनादन उसने कट कर दिया। अब वो बड़ी मशीन यहाँ से उसको हटानी पड़ी क्योंकि छोटी जगह है, तो उसने कटिंग, वो डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। अब डिज़ाइनिंग के बाद वो यहाँ पे क्या कर रहा है, असेंबली कर रहा है। अभी तक उसके पास हैमर नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी चीज़ ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अभी तो कटिंग के ही टूल्स थे। अब हैमर भी होगा क्योंकि उसको कील ठोकनी पड़ेगी असेंबली करते टाइम। फिर जब ये सारी असेंबली हो जाएगी, इस असेंबली के साथ ही फिनिशिंग भी चल रही थी उसकी थोड़ी बहुत, और जब फिनिशिंग और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फाइनली फिनिशिंग मोड में आ जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे पेंट हो रहा होगा उस फर्नीचर पे, या मे बी पॉलिश हो रही होगी। तो आइडिया इज, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, यहाँ एक फैक्ट्री बन गई है, वो हिलती नहीं है अपनी जगह से, जबकि यहाँ उसी लैंड में, उसी छोटी जगह के अंदर कभी तो हैमर्स आ गए जिनसे असेंबली चल रही थी। अब फिनिशिंग का काम जब चल रहा है तो हो सकता है फेविकोल आया हुआ होगा, सनमाइका आया हुआ होगा, हैमर का कोई काम ही नहीं रह गया। अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस। ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। जो चीज़, जो मशीन वहाँ लग गई, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बल्कि मशीन्स होती हैं, इतनी बड़ी मशीन्स होती हैं कि रिपेयर होने के लिए ये नहीं जाती है, आदमी इनको रिपेयर करने के लिए आता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इनको ले जाया जाए कहीं रिपेयर करने के लिए। जबकि यहाँ क्या है, कुछ ख़राब हो गया तो ले गए, धार लगवा के ले आए अपनी उसके ऊपर, आरी के ऊपर, कटर के ऊपर। स्टोरेज
करी, जब स्टोरेज कर दी, हटाया, कटिंग वाला आया तो फिर कटिंग का सारा काम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज कर सकते हैं। फिर मैं बार बार इसको यहाँ पे लिख रहा था, क्यों यहाँ पे लिख रहा था, क्योंकि मे बी यहाँ पे विंडोज़ हैं, मे बी यहाँ पे लाइट आती है, तो मैंने सारी चीज़ें यहीं लिखी थी, क्योंकि वो लोग यहीं बैठ के काम करते थे, जो हमारे फर्नीचर वाले थे, कारपेंटर्स थे, वो यहीं बैठ के काम करते थे। लेकिन अगर किसी दिन बरसात आ जाती है, पानी आ जाता है, तो अचानक से क्या होगा, अब ये लोग कितनी देर काम छोड़ेंगे? व्हाट दे कैन डू इज दे कैन शिफ्ट। जब इनको नेचुरल लाइट चाहिए थी तब तो ये कहाँ चले गए, इसी प्लॉट में आगे की तरफ चले गए, लेकिन जब बरसात आ रही है, पानी आ रहा है, तो ये लोग कहाँ खिसक गए, पीछे खिसक गए। इसका मतलब एक तो यहाँ पे मशीन्स चेंज होती रहती है, फेजेस के अंदर काम चलता है, एंड सेकेंडली इधर उधर खिसकाया जा सकता है, कभी इधर आ गए, कभी इधर आ गए। मॉर्निंग के टाइम आगे आ गए क्योंकि धूप कम होती है, एक्सट्रीम धूप आई तो पीछे चले गए, क्योंकि उस टाइम तो रोशनी यहाँ तक भी आ जाएगी। फिर शाम के टाइम जब रोशनी कम होने लगी और यहाँ अंधेरा होने लगा, फिर आगे आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ कुछ जो हमारे पैरामीटर्स निकलते हैं, अगर ये दो हमारे को समझ में आए हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। अगर हम इधर की बात करें तो ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। सॉरी, यहां लिखना चाहिए था। नेचर की बात करें या लेआउट की बात करें कि किस तरह का है, अपन कलर कोड से चल रहे हैं जिससे कलर दिख सके हमें, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, चेंज होता रहता है। सुबह अलग हो गया, शाम को अलग हो गया, बरसात आई तो अलग हो गया, फिर फेजेस के अंदर चल रहा था, तो इट इज फ्लेक्सिबल। जबकि अगर मैं इधर आ जाता हूं तो इट इज वेरी रिजिड। रिजिड मतलब ऐसे नहीं है कि आप चलते ही चेंज करते रहोगे, ये तो लग गया जो लग गया, अब ये मशीन्स आ गई। एटमोस्ट आप क्या चेंज कर सकते हो कि अगर आपके कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप कुछ सेक्शंस को बायपास कर सकते हो। जो एक 250 रुपीज़ का पेन बन रहा है तो फिर तो वो पैकेजिंग के अंदर भी जाता है, उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होकर के आती है। जबकि अगर मैं एक 5 रुपीज़ का पेन बना रहा हूँ तो उसमें प्राइमरी पैकेजिंग तो होती नहीं है, वो पेन आया, रिफिल आई और फिर वो सेकेंडरी पैकेजिंग में जाके बाहर निकल गया। एटमोस्ट इतना हो सकता है, मशीन्स नहीं छेड़ी जाएंगी, मशीन्स को बायपास आप कर सकते हो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड, दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी अल्टर्ड, लेआउट फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, नेचर लेआउट करें तो यहाँ कैसा है, रिजिड है या फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहता है, हिलता नहीं है। जबकि इधर की बात करें तो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, चेंज किया जा सकता है। कभी अलग मशीन्स आ जाएंगी, कभी आगे बैठेंगे, कभी पीछे बैठेंगे, सर्दियों के अंदर धूप में बैठेंगे, गर्मियों के अंदर अंदर बैठ जाएंगे। तो यू कैन ऑलवेज ऑल्टर दीस। तो अगर हम नेचर की बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का अगर फिर से वही बात आ जाएगी जो ऊपर भी हमने देखा था, इंटेंसिवनेस। ये कैपिटल इंटेंसिव है और जबकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो यहीं से अगर हम कॉस्ट की भी बात करने की कोशिश करें तो यहां कैसी कॉस्ट आएंगी, वेरी कॉस्टली, वेरी हाई कॉस्ट। और जबकि यहां किस तरह का आएगा, वेरी लो कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता इस लेआउट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। एटमोस्ट क्या होगा, एक अलमीरा बनी हुई होगी जिसमें वो टूल्स रख देते होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लो कॉस्ट है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड है और बहुत हाई कॉस्ट है। तो होपफुली हमारे को ये दो चीज़ें भी समझ में आई कि ये कितना रिजिड है, ये कितना फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा हमने इनके ये जो कॉस्ट्स हैं वो तो देखी थी कि लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, और स्केल ऑफ लेबर हाई चाहिए, ये इस केस में लो चाहिए। तो ये लेआउट्स के भी हमारे कंपैरिजंस हो गए। तो अब मेरे ख्याल से लेआउट की ज़्यादा बात करने की बात ही नहीं रहेगी। ये बहुत फिक्स्ड लेआउट होता है और इस लेआउट के अंदर बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। फिक्स्ड लेआउट है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। फ्लेक्सिबल लेआउट है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्ट्स। इस लेआउट के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कस्टमाइजेशन इन प्रोडक्ट्स। अब हमारे ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से कनेक्ट होने लग गई हैं कि किस तरह से एक प्रोसेस समझ में आ जाने से हमारा लेआउट भी बनने लग गया। अब हम इनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जो हमारे को अलग अलग बुक्स के अंदर या मिल जाएंगे। पहले तो हम इन्हीं प्रोसेसेस का थोड़ा सा और ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, फिर और जो अलग अलग नाम से मिल जाएंगे या कुछ
कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज के अंदर, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर नाउ ये दो एक्सट्रीम्स समझ में आए या नहीं हमारे को, वेरी रिजिड, फिक्स्ड, हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी लो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, कैपिटल इंटेंसिव, इधर आ जाएंगे तो लेबर इंटेंसिव, हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, लो डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, सब समझ में आ गया हमारे को। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम थोड़ा सा इनके अंदर जो ऑल्टरेशंस ला सकते हैं वो इस तरह की आ सकती है। वो क्या हो सकते हैं? अभी तक हमने कौन से दो मेथड्स देखे हैं? वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोसेस और जॉब शॉप लेआउट। ये एक बात हुई। सेकंड बात हुई हमारी प्रोडक्ट लेआउट की, और या उसको कह देते हैं असेंबली लेआउट। प्रोसेसेस की भी अगर बात करते हैं तो जॉब शॉप प्रोसेस हो गया, एक असेंबली प्रोसेस हो गया। तो ये हमारी अभी तक की बात हुई है। अब हम एक लेते हैं प्रोजेक्ट लेआउट। प्रोजेक्ट लेआउट कह लो चाहे प्रोजेक्ट प्रोसेस कह लो, ठीक है ना। तो यहां इसका मतलब अब हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी और आ रही है जो कि किस नाम से आ रही है? प्रोजेक्ट। टिल दिस पॉइंट वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉब शॉप एंड असेंबली। अब एक नई कैटेगरी आ गई हमारे पास, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं ये हमारे को समझ में आया। सॉरी, कारपेंट्री एंड टेलरिंग ये समझ में आया, कार्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए। प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट्स होते हैं एक मकान बनाया जाना, दैट इज अ प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग बनाई जाना, दैट इज अ प्रोजेक्ट। फ्लाईओवर बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट। रोड बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट। रेलवे लाइन डाली जाएगी, प्रोजेक्ट। ये सारी क्या चीजें हैं? प्रोजेक्ट हैं। अब अगर हम देखें तो ना तो ये ऐसे बनती है, सड़क कोई फैक्ट्री के अंदर नहीं बनती है, सड़क का कोई लेआउट रिजिड नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सड़क एक जगह बने जा रही है और हम ला करके उसको दूसरी जगह रख रहे हैं। इसका मतलब सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है। क्या ऐसा होता है क्या कि एक फैक्ट्री के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है और उसको ला करके किसी रेलवे लाइन पर रख दिया और वहां से गाड़ियां ऊपर से निकल जाएगी? नहीं। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जॉब शॉप का तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, बट दिस इज फॉर श्योर कि ये जो प्रोजेक्ट्स के हमने एग्जांपल्स लिए, कौन कौन से लिए हमने प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स? इधर एग्जांपल थे ना, हाँ, ग्रीन कलर से। तो यहां पे क्या हो गया? रोड, फ्लाईओवर, हाउस, बिल्डिंग। इनमें से कोई भी चीज आप उठा करके देख लीजिए, इस तरह से नहीं बनती है कि फैक्ट्री में बन रही है। कोई भी चीज जॉब शॉप में बनती है क्या? क्या ऐसा होता है कि एक कारपेंटर अपने घर पे बैठा हुआ डेली की 100 मीटर रोड बना ले? वो मजदूर अपने घर बैठे हैं, रोड बना ले, यहां ला के रख दें। तो इसका मतलब इनका नेचर थोड़ा सा अलग है। ये कोई एक तीसरी चीज आ गई है जो ना तो यहां आ रही है ना यहां आ रही है। जब हम इन तीन को पढ़ लेंगे तो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बच जाएगा जो इन तीन के अंदर एडजस्ट नहीं होगा। इसको हमने अभी इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर हम यहां देखें लो हाई, लो हाई, हाई लो, लेबर कैपिटल, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट थे, एक्सट्रीम्स थे। इसको हम देखेंगे तो ये मिक्सचर है इन दोनों का। देखते हैं किस तरह से। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वेरी लो, वेरी लार्ज। लार्ज के साथ हाई भी लिख देते हैं, यू कुड कॉल इट हाई ऑल्सो, हाई स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यहां किस तरह का स्केल ऑफ प्रोडक्शन है? ना तो इतना ज्यादा बनता है, ना इतना ही कम बनता है। जब रेलवे लाइन ले डाउन की जाती है, जब रोड बनती है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रोड एक दिन में बन रही है? वो मशीन आती है, पूरी एक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की स्ट्रिप हमारे सिटी के अंदर होती है, वो एक साथ खींच जाती है। और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो मैं कम कह रहा हूँ, आज की डेट में जो मशीन्स आने लगी हैं, तो पुराना टाइम है जब वो हाथ से सब जने काम करते थे। आजकल तो मशीन आती है,
उस मशीन से कंक्रीट निकलती जाती है, डांबर आता जाता है और वो बन जाती है। हाईवेज पे चले जाओ तो जब आप गए थे तो अलग लेवल था, 2 दिन बाद जब आप आ रहे हो तो पता पड़ा कि 25 किलोमीटर आगे पहुंच गई वो रोड। तो अगर हम यहाँ आए तो ना तो बहुत ज़्यादा लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, मॉडरेट काइंड ऑफ। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, काइंड ऑफ मॉडरेट है इन नेचर। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट शुड बी सेम। तो इसको मॉडरेट कह देते हैं या मॉडरेट एंड लो कह देते हैं, वो अच्छा लगेगा। मॉडरेट भी नहीं बल्कि इनफैक्ट लो भी कह सकते हो आप, इसको अपन लो भी कह सकते हैं। क्यों लो कह सकते हैं? क्योंकि एक बिल्डिंग बन रही है जिसके अंदर पर फ्लोर 10 फ्लैट्स होंगे और वो 10 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो इसका मतलब 100 फ्लैट्स बनेंगे। अब उस 100 फ्लैट्स की बिल्डिंग को बनने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 स्टोरीज हैं, 10 अलग अलग फ्लोर्स हैं, 2 साल 5 साल लग जाएंगे, 2 साल 3 साल लग जाएंगे। इसका मतलब 2 साल 3 साल के अंदर 100 फ्लोर्स बनी, इसका मतलब 1 साल के अंदर 30 फ्लोर्स बनी, इसका मतलब 1 महीने के अंदर, और 30 फ्लोर्स नहीं 30 फ्लैट्स बने, इसका मतलब 1 महीने के अंदर 2-2.5 फ्लैट बने। तो इसका मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये इससे भी लो है, इससे भी लो है। तो इसका मतलब मैं लो कह रहा हूं, और बल्कि अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो लो के साथ मैं एस्ट भी लगा सकता हूं, लोएस्ट अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन का है। फ्लाईओवर्स बनते हैं, सालों के अंदर एक फ्लाईओवर बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है काफी ज्यादा ही लो है इसका। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन है एवरी नेक्स्ट यूनिट शुड बी सेम। ऐसा होता है क्या यहाँ पे? क्या हर एक सड़क सेम होती है? क्या हर एक फ्लाईओवर सेम होता है? क्या हर एक बिल्डिंग, हर एक घर सेम होता है? नहीं होता है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी वो सारे के सारे अलग होते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन कहूं तो बहुत हाई तो भूल ही जाओ कि बहुत हाई स्टैंडर्डाइजेशन है, लेकिन बहुत लो स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने 100 फ्लैट्स बनाए हैं तो वो 100 फ्लैट्स तो काइंड ऑफ सिमिलर होंगे। तो ना तो इतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्डाइजेशन है ना इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्डाइजेशन है। तो यहाँ हम काइंड ऑफ मिडवे ले सकते हैं। वो मिडवे क्या हो जाएगा हमारा? लेट अस से मॉडरेट। तो इसमें देखें हम, ये इससे भी नीचे चला गया डिसीजन। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इससे भी कम हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के बीच में हो गई। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहां पे हम कह सकते हैं कि देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। हर फ्लाईओवर के अंदर कुछ ना कुछ हम ऑल्टरेशंस कर ही सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक तो इससे भी नीचे चली गई, एक इन दोनों के बीच में आ गई और एक यहां आ गई। वेरी हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। लेबर इंटेंसिव फ्लाईओवर बनता है, तो उस फ्लाईओवर के अंदर यहां तो हमने क्या कहा था कि ये लेबर इंटेंसिव है, इंटेंसिवनेस की बात की तो लेबर इंटेंसिव, यहां हमने कह दिया कैपिटल इंटेंसिव है। इधर आकर के देखिए, जब एक फ्लाईओवर बनता है उसके अंदर इंजीनियर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब बहुत सारा पैसा मेरा इंजीनियर्स पे भी जा रहा है, बहुत सारा पैसा मेरा उस लेबर पे भी जाता है जो उस फ्लाईओवर को ले करती है, जो ब्रिक्स लगाती है, जो सामान डालती है, जो उसको ठोक पीट के सेटल डाउन करती है। बहुत सारा पैसा मेरा मशीन्स पे भी जाता है, क्रेन्स पे भी जाता है। हाँ, वो इतना ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए नई क्रेन्स नहीं खरीदी जाती, लेकिन पैसा तो जा रहा है उनके ऊपर भी। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पे कि इंटेंसिवनेस कैसी है, तो दोनों का मिक्स है। लेबर भी खूब सारी चाहिए, और यहाँ पे जो हमने ये कर दिया था कि एक्सट्रीमली हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, तो हमारे इंजीनियर्स बहुत हाईली स्किल्ड भी हैं, जो मजदूर हैं वो बहुत लो स्किल्ड भी हैं, हाईली स्किल्ड भी हैं, लो स्किल्ड भी हैं। ये दोनों हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। मीडियम स्किल्ड भी हैं जो उनके सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ स्किल ऑफ लेबर की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव की बात करें, लेबर इंटेंसिव की बात करें, तो ये दोनों पॉइंट्स चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? मिक्स ऑफ बोथ डिग्रीज। ये दोनों ही पॉइंट्स कैसे हैं? मिक्स ऑफ बोथ डिग्रीज के वेरी हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए, बहुत ही लो स्किल्ड वो चाहिए जो
ईंटें उठा करके लाएंगे, बोझा उठा करके लाएंगे। फिर मीडियमली स्किल्ड हमारे को वो लोग चाहिए, हाई स्किल्ड वो चाहिए जो एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट लगाएंगे। हम अगर एक वॉल बनाने की कोशिश करें तो वो वॉल ऐसी हो जाएगी कि वो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा हो जाएगी और गिर जाएगी। जबकि ये लोग जो मजदूर होते हैं वो इतने स्किल्ड होते हैं कि वो दीवार एकदम स्ट्रेट उठती है। तो इसका मतलब हमारे को हर तरह के लोग चाहिए होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, फ्रॉम हाई स्किल्ड टू लो स्किल्ड टू मीडियम स्किल्ड टू कैपिटल इंटेंसिव टू लेबर इंटेंसिव। मशीन्स पे भी खूब पैसा लगता है, लेबर को भी खूब सारी सैलरी दी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ आ गया। तो अब हम देखें कि हमने क्यों इसको पहले नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट थे, कुछ भी कॉमन नहीं था। इसके अंदर मिक्सचर है, दोनों का कॉमन चल रहा है। और अगर मैं इस लेआउट की बात करूं तो ये लेआउट कैसा होता है? वी हैड अ फिक्स्ड फ्लेक्सिबल लेआउट, वी हैड अ रिजिड लेआउट। यहां पे क्या होएगा? डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। क्यों डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट? कि अब अगर हम एक सड़क ले डाउन कर रहे हैं तो सड़क तो आज इधर हो रही है, कल उधर हो रही है, कल उधर हो रही है, तो ये लेआउट चेंज होता रहेगा। आज वो सारी मशीन्स इधर हैं, कल वो सारी मशीन्स 10 किलोमीटर दूर होंगी, परसों 10 किलोमीटर और दूर चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड तो है नहीं, ये तो चेंज हो रहा है डेली। तो ये फ्लेक्सिबल भी हो गया। यहाँ पे अगर एक फ्लाईओवर बन रहा है तो सारा का सारा मशीन्स भी वहीं आ जाएंगी, वहीं काम होगा। बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग वहीं बन रही है, तो काइंड ऑफ रिजिड फिक्स्ड भी हो गया। तो इसके अंदर मिक्स चलता रहता है, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि किस तरह का काम चल रहा है। मतलब मैं क्लियरली ये नहीं कह सकता कि ये इसको फिक्स्ड में डाला जाए या फ्लेक्सिबल में। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी जब हमने ये दोनों बना करके देखे थे, ये दोनों लेआउट्स, तो हमने देखा इसकी मशीन हिलती नहीं है। इसकी मशीन की खास बात है वो वहीं लगी रहती है। इसकी मशीन डेली चेंज होती रहती है, सुबह अलग जगह, शाम को अलग जगह, धूप आई तो अलग जगह, बरसात आई तो अलग जगह। तो दिस वॉज क्लियरली फ्लेक्सिबल, दिस वॉज क्लियरली फिक्स्ड। इसका मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल है। आज यहाँ है, कल 10 किलोमीटर दूर है, कल 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि रोड तो बनती जा रही है। तो इन दैट सेंस इट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लाईओवर बन रहा है तो इन दैट सेंस इट इज़ फिक्स्ड, कि जो कुछ भी मशीन्स आई हुई हैं वो सारी वहीं आ जाती हैं। मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, 10 स्टोरी बिल्डिंग जो भी हमने एग्जाम्पल लिया, वो सारा का सारा यहीं आ गया। तो एट टाइम्स इट कैन बी फिक्स्ड, एट टाइम्स इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, क्या काम हम कर रहे हैं। तो इट कुड बी फ्लेक्सिबल। कॉस्ट की अगर बात करें तो ना तो ये इतना सस्ता पड़ता है सारा कुछ, ना तो लेआउट सस्ता पड़ता है, ना कॉस्ट मशीन सस्ती पड़ती है, ना लेबर सस्ती पड़ती है, तो ना तो इतना सस्ता है। यहाँ हम देखें टेलरिंग, कारपेंटरिंग बहुत सस्ता अफेयर है, जबकि यहाँ पे इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। बाइक है, कार है, ठीक है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ न्यूज़पेपर जो कि सस्ता है, पेट्रोल इज़ वेरी कॉस्टली। तो अगर हम यहाँ देखें तो इट इज़ वेरी हाई प्रोपोजिशन, हाई कॉस्ट प्रोपोजिशन, ये लो कॉस्ट है। जबकि इसके अंदर वी आर नॉट श्योर, इन अ सेंस वी कैन से मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर लो वाले भी एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर हाई वाले एलिमेंट्स में होते हैं। तो वी आर नॉट श्योर। तो इसका मतलब एक ऐसा भी प्रोजेक्ट होता है, एक ऐसा भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो कुछ नहीं होता है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। प्रोजेक्ट की खास बात ये होती है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में ही हम आगे जाकर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट की खास बात ये होती है कि उसमें कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, वो हर बार नया होता है। तो जब हर बार नया है तो मैं रूल कैसे बना दूं कि लेबर ज़्यादा चाहिएगी या पैसा ज़्यादा चाहिएगा या मशीन ज़्यादा चाहिएगी। तो प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि वो तो केस टू केस बेसिस पे होगा। तो ऐसे भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। तो वी हैव 3 प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड लेआउट्स: प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, एंड देन देयर इज अ प्रोजेक्ट लेआउट। और अगर प्रोसेसेस की बात कर रहे थे हम, तो प्रोसेसेस को भी हम कैसे लिख सकते हैं? वी हैव जॉब शॉप प्रोसेस, then we have assembly process, and then we have project process. हाँ, इसको प्रोसेस की जगह कई बार अब हम ऐसा भी कह देते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस कौन से हैं? जॉब शॉप प्रोडक्शन, असेंबली प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन।
ये 3 एक्सट्रीम केसेस देखे, सब कुछ फिक्स्ड मतलब पता है कम चाहिएगा ज़्यादा चाहिएगा, पता है कम ज़्यादा चाहिएगा, कुछ पता नहीं है। तो ये 3 केसेस हुए, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस हुए। वेरी फ्लेक्सिबल, हाई डिग्री कस्टमाइजेशन, वेरी लो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। यहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट मिडवे टाइप का है। पैसा है तो मिडवे है, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव है तो मिडवे है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिडवे है। यहाँ पे ये कर देते हैं जिससे डिफ्रेंसिएशन होता है। तो दीज आर आर लेआउट्स, दीज आर आर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस की ही बात करते हैं तो कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूज करना शुरू कर देती है। वो क्या करना शुरू कर देती है कि यहाँ पे कुछ नए प्रोसेसेस भी निकाल देती हैं, जैसे कि एक बैच प्रोसेस निकाल देंगे। अब बैच प्रोसेस क्या चीज हुई? बैच प्रोसेस एग्जैक्टली एक प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है। अच्छी बुक्स जो होती हैं वो इसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कहेंगी। कुछ बुक्स हैं जो इसको फिर बैच प्रोसेस कहेंगी, तो इस बैच के अगेंस्ट वो एक क्या निकाल देती हैं? कंटिन्यूअस। तो एक तो हमारे पास हुआ ये वाला क्लासिफिकेशन, और इसी का एक क्लासिफिकेशन हो सकता है ये वाला क्लासिफिकेशन। तो इट इज अ मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम किस तरह का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कंट्री लेवल का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वी आर इंडियंस, स्टेट लेवल का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वी आर राजस्थानीज, सिटी लेवल का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वी आर बीकानेरीज। इसका मतलब क्लासिफिकेशन किस हिसाब से कर रहे हो वो चलता है। तो यहाँ एक तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन हो गया डिपेंडिंग ऑन दीज पैरामीटर्स। एक प्रोडक्शन प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग ऑन रन्स, डिपेंडिंग ऑन रन्स, कि जो एक रन होगी, एक प्रोडक्शन की रन होगी कि अब प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कितना चलने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन रन्स ये 2 क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, विच इज बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक ही एक चीज चलती जाएगी कि वो बन रही है, वो 24/7 बनती जाएगी, विच हैपन्स इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि अगर हम यहां पर आ जाते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन अगर चल रहा है तो वो ऑयल एक्सट्रैक्शन चलता ही जाएगा। बाइक्स बन रही हैं, कार्स बन रही हैं, तो वो ही असेंबली लाइन लगी हुई है, उसी के ऊपर वो बनती जा रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसको हम काइंड ऑफ कह सकते हैं इंटरमिटेंट। तो यहां हमारा एक तीसरा और आ जाएगा, लेट अस से इंटरमिटेंट प्रोसेस। तो अगर अब हम यहां देखें तो जो कार्स हैं वो किस में है? इंटरमिटेंट में। दिन भर प्लांट चलता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जो शिफ्ट है, फिर वो बंद हो जाता है, कल आकर के वापस से शुरू हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरमिटेंट में चल रहे हैं। दिन भर एडिटिंग का काम होता है, रात भर प्रिंटिंग का काम होता है, सुबह डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, फिर दिन भर एडिटिंग का काम होगा, रात भर प्रिंटिंग होगी और सुबह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वी सी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंटरमिटेंट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं हम? ये किस में हो रहा है? कार्स में हो रहा है, न्यूज़पेपर में हो रहा है, इंटरमिटेंट। लेकिन कार न्यूज़पेपर के साथ ही एक ऑयल एक्सट्रैक्शन भी था। तो यहां पे अगर हम आएंगे तो ऑयल एक्सट्रैक्शन किस में चला जाता है? कंटिन्यूअस में। ऑयल एक्सट्रैक्शन राउंड द क्लॉक, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन चलता ही रहता है। शिफ्ट चेंज होती रहेंगी लेकिन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब हम देखें कि जो असेंबली था वो असेंबली के ही कुछ तो कहां चले गए? इंटरमिटेंट में चले गए, कुछ कहां चले गए? कंटिन्यूअस में चले गए। वापस से आते हैं, हम कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि अगर हम एक ही कार ले लेते हैं, लेट्स से हमने मारुति की एक कार ले ली, स्विफ्ट ले ली, डिज़ायर ले ली, तो अब उस डिज़ायर के अंदर भी 3-4 मॉडल होते हैं। किसी के अंदर पीछे भी एसी होगा, किसी के अंदर सारी पावर विंडोज़ होंगी, किसी के अंदर 2 पावर विंडोज़ आ रही हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उनके अंदर डिफरेंसेस डाल दिए जाते हैं। बाय एंड लार्ज डिज़ायर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इंजन वो वाला है, तो सारी डिज़ायर्स के अंदर इंजन सेम आएगा, लेकिन एस्थेटिक्स जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती जाएंगी। टॉप मॉडल हो जाएगा जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, पावर विंडोज़ भी आ रही हैं, वो सेफ्टी बलून्स भी आ रहे हैं, सभी कुछ आ रहा है। जबकि उसका जो लोअर वर्जन होगा, स्टेप डाउन वर्जन होगा, उसमें ये सब फैसिलिटीज़ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5000 स्विफ्ट कार्स कैसी बन गई? लोअर वर्जन की। 5000 स्विफ्ट कार कैसी बन गई?
मिडिल वर्जन की, 5000 स्विफ्ट कार कैसी बन गई, टॉप वर्जन की। अब ये क्या है, इंटरमिटेंट तो ये है ही कि आज बनाएंगे। लेट अस से मेरी डेली की 1500 कार बनती है। विल टेक अ वेरी टाइनी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, जिससे कि हमारे को ये सब कुछ समझ में आ जाए। अभी हमने क्या कहा है, लेट अस से मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मेरे को कितनी कितनी कार्स बनानी है, 5000 ईच। ठीक है, कार्स बना रहे हैं। कार्स किस में जाती है, इंटरमीडिएट में। डेली की मैं 1500 कार बना लेता हूं। डेली की 1500 कार बना लूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट डे 1500, सेकेंड डे 1500, थर्ड डे 1500 प्लस फोर्थ डे 500। इसी तरह से बनेंगी। 5000 कार चाहिए तो 15, 30, 45, 50, 5000 पूरी बन गई। 1500, 3000, 4500 और 5000। अब अभी तो दिन बाकी है, फोर्थ डे की तो 500 ही बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर देंगे और 1000 कार्स किसकी बना देंगे, दिन की 1500 बनती है, 1500, 1500, 1500, बट इसकी 1500 नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई नीड ओनली 5000 कार्स। तो मैंने क्या किया, 500 ये बना ली। अब जो आज 1000 की कैपेसिटी बनी है वो ये बना दी। इसकी कितनी चाहिए आपको, 5000, तो 1000 हो गई। नेक्स्ट डे कितनी आएगी, 1500, 1500, ये कितनी हो गई, 3000 और एक 4000 हो गई, 5000 बन गई। सी, डेली तो 1500 ही बना रहा हूँ, 1500, 1500, 1500, लेकिन इस दिन 500 ये बनी और 1000 ये बनी। फिर 1500, 1500 बनाई, लेकिन अब 1000 ही बनाई क्योंकि और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो फिर अब बचा हुआ जो दिन है उसमें क्या बन रही है, 500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500। यहां देखें, इंटरमिटेंटनेस तो क्या थी, दिस वॉज इंटरमिटेंट, ये इंटरमिटेंट नेचर था। क्या था ये, कि भाई 1500 यूनिट डेली बनती है। और ये जो नेचर था कि ये 5000 बना दो, ये 5000 बना दो, ये 5000 बना दो, ये क्या था, बैच था। तो अब अगर हम यहीं से इन एग्जाम्पल्स को इधर वापस से पुटअप करना शुरू करें तो कार कहाँ आ गया, बैच में भी आ गया। बैचेस क्या होते हैं, एक बैच चलेगा, 5000 कार्स का बैच चला, लेकिन वो 5000 कार्स एक दिन में नहीं बन रही है, सवा तीन दिन में बन रही है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, थोड़ा सा फोर्थ डे। तो इंटरमिटेंट में भी जा सकता है, बैच में भी जा सकता है। नाउ यू मे अंडरस्टैंड कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो या तो इस तरह से हो सकता है कि उनकी रिजिडिटी कैसी है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उनका कस्टमाइजेशन कैसा है, या वो कैसे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रन्स, कितना बना रहे हैं हम, लगातार बनाते जा रहे हैं, रुक रुक के बन रहा है, डेली रुक रुक के भी बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, बैचेस में बन रहा है। कारपेंटर्स का काम कैसे होगा बैचेस के अंदर, कि अगर मेरे को एक स्कूल का फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है एक कारपेंटर को कि 100 बेंचेस बनानी है, 100 टेबल्स बनानी है, तो वो कैसे करेगा, वो पहले एक बार बेंच मोड के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बार बेंच का नाप ले लिया, सारे के सारे वुडन ब्लॉक सेम नाप के काटने हैं। बार बार ये नहीं होगा कि एक वुडन ब्लॉक 3 फुट का काटना है, एक फुट का काटना है, सारे 1 फुट के काट डालेगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, वो है तो ये वाला प्रोडक्शन, कौन सा वाला है, जॉब शॉप वाला, लेकिन वो यहां पे भी आ सकता है। आइडिया इज जो मैं यहां नाम लिख रहा हूं वो नाम किसी एक कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो नाम तो यहां बिलोंग करते थे। यहां पे आई वुड हैव डेफिनेटली टोल्ड यू कि यहां पे रोड्स आती हैं, असेंबली लाइन के अंदर कार्स आती हैं, जॉब शॉप के अंदर, यहां पे तो फिक्स्ड था कि कोई जना एक ही कैटेगरी को बिलोंग करेगा। लेकिन जब हम इधर आ जाते हैं तो ये तो डिपेंडिंग ऑन रन्स है कि आप कितना बनाओगे। तो वन शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं ये एग्जैक्टली प्रोसेसेस नहीं है, ये तो डिपेंडिंग ऑन कितना बना रहे हो, जबकि ये खास प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इनमें एक में मशीन चाहिए थी, एक में लेबर चाहिए थी, एक की लार्ज स्केल प्रोडक्शन था, एक का वेरी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, वेरी लो वेरी हाई। तो ये कोर प्रोसेसेस हैं 3, जबकि ये तो डिपेंडिंग ऑन रन्स हैं। बुक्स क्या करेंगी, इनको भी डाल देती है। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारे पास आ जाता है तो हम तो ये 6 प्रोडक्शन प्रोसेसेस डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक समझ के साथ चला जाए
तो कोर तो ये 3 ही है। ये 3 तो क्या है, डिपेंडिंग ऑन देयर रन्स। तो हम भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस, देयर आर 3 डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। फिर जब हम इसका डिस्कशन कर लें तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन रन्स ऑल्सो प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड। और डिपेंडिंग ऑन रन्स कौन से क्लासिफिकेशन है, बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस तो 24/7 चलता है, इंटरमिटेंट डेली शिफ्ट्स में चलता है, जबकि बैच क्या होता है, ये रहा एग्जाम्पल। इंटरमिटेंट इज 1500 आज, 1500 कल, 1500 अगले दिन, 1500 अगले दिन। लेकिन इन 1500 में से 500 एक कैटेगरी है, 1000 दूसरी कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि 5000 का एक बैच है, 5000 का एक बैच है। तो आई होप ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस हमारे को समझ में आए होंगे। तो इन प्रोसेसेस के लेआउट से कोई लेना देना नहीं है। इन प्रोसेसेस के अंदर जब आप फर्नीचर बना रहे हो तो वो लेआउट तो कौन सा यूज करने वाला है, इधर वाला ही लेआउट यूज करने वाला है। कौन सा लेआउट करेगा वो यूज, सॉरी इधर फर्नीचर की जब आप बात करें तो वो लेआउट तो कौन सा यूज करेगा, जॉब शॉप और प्रोसेस लेआउट को यूज करेगा। कार्स बन रही हैं तो दे मे बी इन इंटरमिटेंट, दे मे बी इन बैच, लेकिन वो बनेगी तो किससे, असेंबली लेआउट पे, उसी फैक्ट्री के अंदर बनेगी। तो दिस वाज सम डिस्कशन ऑन प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड लेआउट्स। लेआउट्स भी अगर हम बात करें तो मेनली 2 हो गए। उसके अलावा अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट लेआउट भी आ गया। प्रोजेक्ट लेआउट किस तरह का है कि ये तो फैक्ट्री के ऊपर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लेआउट अपने हिसाब से ही चलता है डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट की खास कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वो अपने हिसाब से चलता है, वो अलग होता है। 2 मकान अलग ही तरह से बनते हैं, 2 सड़क अलग तरह से बनती है, हर बार इट इज़ अ न्यू चैलेंज। तो वो लेआउट्स भी डिवाइस होते रहते हैं, लेआउट्स भी डिज़ाइन होते रहते हैं, लेआउट्स भी अडेप्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो वी हैव ब्रॉडली दीज 3, 1, 2 एंड 3। तो उन्हीं 3 से हमारे प्रोसेसेस भी हैं, उन्हीं 3 से हमारे लेआउट्स भी हैं। और ये 3 और हमने कर दिए डिपेंडिंग ऑन रन्स। सो दिस वाज अ डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ लेआउट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये प्रोसेस लिख दिया खाली, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं जिससे समझ में आ जाए। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड टाइप्स ऑफ लेआउट्स। नाउ इफ देयर इज सम टर्म, अगर कोई कंफ्यूज कर रही है, कोई थोड़ा सा हॉन्ट कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन लीव दैट टर्म इन डिस्कशन बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। तो विल पिक अप दोज कमेंट्स एंड वी कैन हैव अ सेशन ऑन सच कमेंट्स। तो ऐसे जो अपने 4-5 कमेंट्स हो जाएंगे, 4-5 क्वेरीज हो जाएंगी, उनको अपन पिक करके एक दिन खाली डिस्कशन का सेशन डाल देंगे उन क्वेरीज को लेके। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन पे जो भी डाउट्स आते हैं, कमेंट्स होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू लीव दोज इन कमेंट बॉक्स। हम उन कमेंट्स को साथ में लेकर के लेक्चर उसी पे कर लेंगे, जिससे कि कोई और भी जना बाद में देखता है तो उसको वो डाउट्स, उसको वो कमेंट्स उस लेक्चर से क्लियर हो जाए। सो दिस वाज आवर डिस्कशन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।